ने दिया था, प्रयोग के आधार पर दिया था। अब पांचों नियमों के बारे में हम कहते हैं, ध्यान दो बाबू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला नियम क्या कहता है? समझ लो, दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान दे दो बाबू। ये धातु हो गया, इस धातु का कुछ दूरी पर क्या है? आकर्षण सीमा, जहां तक के इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सकता है। चलो बाबू, कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कितना नियम है, तो कह देना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 5 नियम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 नियम है। पहला नियम है बाबू, पहला नियम कहता है कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर, किसी पहला नियम समझ लीजिए, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर यानी प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो आपतित प्रकाश के तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। समझ लो पहला नियम। किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। एन है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में निकले। किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर मतलब प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर जो होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी के समानुपाती होता है। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ाओगे, अगर प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ेगी बाबू, अगर प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो प्रति सेकंड आने वाले फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, और फोटोन्स ज्यादा आएंगे तो ज्यादा फोटोन्स टकराएंगे तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो किसी भी धातु के सतह से किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो होता है वो आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी के सीधे समानुपाती होता है। दूसरा दूसरा ये है, किसी धातु के बाबू धातु के सतह पर लाइट पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर बहुत ज्यादा, लाइट में अगर ज्यादा एनर्जी होगी, अगर लाइट में ज्यादा एनर्जी होगी किससे? वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा एनर्जी होगी लाइट में, तो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा भी, और ये गति भी करेगा के ई मैक्स से ना जी। जो सतह पर से निकलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सतह पर से जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो अंदर से निकलेगा वो कम एनर्जी से निकलेगा। तो वो दूसरा नियम कहता है कि किसी भी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपतित प्रकाश के इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। के ई मैक्स वो के ई मैक्स समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। दूसरा नियम ये है, बाद में इंटेंसिटी बताते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि किसी धातु के सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है। क्यों? अगर तुम आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी, आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। अगर आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो किसी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स होता है आपतित होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरा कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो के ई मैक्स होता है वो इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? आने वाले अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इंटेंसिटी बढ़ने से वो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो प्रभावित नहीं होती है। तो तीसरा नियम ये वाला हो गया, ठीक है। वो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि किसी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश के इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। फिर से बोलते हैं, चलो तीनों नियमों को सुन लो एक बार फिर से। तीनों नियमों को सुन लो। क्या करें? पढ़ाना पड़ेगा तेज, नहीं पढ़ाएंगे तो काम किस तरह चलेगा। और बाबू रिवीजन है, और रिवीजन तभी बढ़िया रहता है, तभी रिवीजन आपको काम करेगा जब आप लोग क्लास में हल्का फुल्का कम से कम पढ़े हों तब। बिना पढ़े सोचिएगा कि रिवीजन से सारा चीज हो जाएगा, कहाँ से होगा। हम तो रिवीजन में तेज चलेंगे ही चलेंगे, हमारी मजबूरी है। जिन चीजों को अभी तक पढ़ाए हैं वो चीजों को 3-4 दिन में पढ़ाते हैं, कहाँ से होगा। आपकी यही बात दिल को छू लेती है। ओहो यार, तुम लोग
जबरदस्त मजाक करते हो। चलिए, हाँ, ध्यान दिया जाए। चलो ध्यान दो बाबू, ये सब लड़की, ये सब की लड़की के नाम पर धब्बा है सब भाई। सर हम सिंगल हैं। तो रे चोट्टी सब, ये सब क्या क्या कहते रहती है सब। ये चोट्टी नहीं है सही, सब चोट्टा है सब, ठीक है। चलो तीसरा, चलो फिर से एक बार समझो बाबू। फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सुन लो सुन लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम, पता नहीं क्या क्या आप लोग करते रहते हैं। हाँ चलिए बाबू बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम कई बार पूछा है, सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम। बाबू कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम, तो सीधे कहिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 नियम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 नियम है और इन पांचों नियमों को प्रयोग के आधार पर लेनार्ड ने दिया था। बाबू पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स धातु के सतह से निकलेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो होता है वो आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी के सीधे समानुपाती होता है। पहला नियम है किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी के सीधे समानुपाती होता है। क्यों? अगर आने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी ज्यादा है तो प्रति सेकंड ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर, यानी इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर इंटेंसिटी के सीधे क्या होता है? समानुपाती। फर्स्ट लॉ। बाबू अगर दूसरे नियम की बात करें, बाबू दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि किसी किसी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है। क्यों? आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा एनर्जी आएगा तो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में खर्च होगा और बाकी तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा ना जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे तो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो और ज्यादा एनर्जी आएगी, तो कुछ तो फिक्स है निकलने में और बाकी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमको दिखेगी। तो किसी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या है कि किसी धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। चौथा नियम बाबू, चौथा नियम कहता है कि किसी धातु के सतह से चौथा नियम कहता है किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए आपतित होने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हमेशा ही अधिक होनी चाहिए। क्यों? हमको पता है ना बाबू, ये दहली फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। दहली फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बस निकल के रुक जाता है ना जी। दहली फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के रुक जाएगा। इससे फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और चलेगा भी। तो वो तीसरा चौथा नियम कहता है कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए आपतित होने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको हम लोग दहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दहली फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। चौथा नियम सुन लो, किसी धातु किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए आपतित होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर उससे ज्यादा पड़ेगा तभी निकल करके बाहर चलता है। तो किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन होने के लिए आपतित होने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको हम लोग दहली फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 4 नियम हो गए बाबू। पांचवा नियम बिल्कुल आसान है। पांचवा नियम कहता है पांचवा नियम कहता है शादी में नचले बानी नो। अरे यार, चलो बाबू, पांचवा नियम कहता है कि किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने
के बीच का समय अंतराल 10⁻⁻8 सेकंड या 10⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है। वो जैसे ही लाइट पड़ता है ना 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का अंतराल 10⁻⁹ सेकंड से भी या 10⁻⁸ सेकंड से भी कम होता है। यानी प्रकाश पड़ने पर तात्क्षणिक रूप से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तात्क्षणिक घटना है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग देख रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण यही है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। यही साबित करना है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यही है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, चलिए इसमें लिखना कैसे पड़ेगा वो भी बता देते हैं। बाबू 5 नंबर का सीधे सीधे आ जाता है, सुन लो। इस तरफ पहले एक क्या करोगे, धातु बना लोगे, हल्का सा कलर फिल कर दोगे कि लगेगा कि हाँ सही में धातु है। धातु बनाने के बाद से बाबू इसका एक आकर्षण सीमा दे देना। ठीक है, ये आकर्षण सीमा दे देना और यहाँ पे ये दिखा देना कि ये जो यहाँ से यहाँ तक निकलने में जो एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बाहर निकलने में जो एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन पाई नॉट। अब तुम ये भी दिखा देना कि दहली आवृत्ति, बाबू दहली आवृत्ति का लाइट आएगा, दहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाएगा। दहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो दहली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकल करके रुक जाएगा। दहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू नॉट। दहली आवृत्ति का लाइट आएगा यानी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के रुक जाएगा। दहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो आने वाली एनर्जी हो जाएगी h न्यू नॉट और h न्यू नॉट लेकर के बाहर निकल जाएगा फाई नॉट। तो यही लिख दोगे डायरेक्ट h न्यू नॉट। क्यों, दहली आवृत्ति का लाइट आ रहा है यानी दहली आवृत्ति का लाइट आ रहा है यानी आने वाले लाइट की एनर्जी है h न्यू नॉट और h न्यू नॉट लेकर निकल गया इलेक्ट्रॉन तो h न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट लिख दोगे, इक्वेशन नंबर 1। बाबू अब बोलो दूसरे में क्या करना कि इस दहली से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, देख रहे हो ना, इससे प्रति सेकंड ज्यादा कंपन दे रही है। दहली से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा यानी इस वाले लाइट में ज्यादा एनर्जी, अगर ज्यादा एनर्जी ज्यादा है तो उसका कुछ हिस्सा बाहर निकलने में खर्च होगा जिसको कहेंगे फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट। और इसमें तो ज्यादा एनर्जी है ना, दहली से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आया, ज्यादा एनर्जी है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलने में खर्च होगा और बाकी के ई मैक्स इसलिए ले रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सतह से निकला है। अच्छा, इस वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आने वाली एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू है तो लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू, तो एच न्यू लेकर के बाहर भी निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी से भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स ना जी, के ई मैक्स। अब बोलो एच न्यू तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, लेकिन बाबू इस फाई नॉट का मान क्या है, फाई नॉट का मान है एच न्यू नॉट इज प्लस के ई मैक्स, लिख ही सकते हो। इसको उधर भेज दो तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अगर तुम्हें करना है एच का मान तो एच करके न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, देख लो ना कितना आसान है। यही है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। एच तो एच हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, लाइट की स्पीड बाई वेवलेंथ, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। बहुत अच्छा, के ई मैक्स। सी कॉमन ले लो तो एच इंटू सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स हो जाएगा, के ई मैक्स। तो बाबू ये आइंस्टाइन का पहला इक्वेशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, लेकिन आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में है एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। और ये भी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, लेकिन बाबू ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, न्यू के टर्म में है, ये वेवलेंथ के टर्म में है। ये
ये है h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, ये है h c 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। अब थोड़ा सा सुन लो, मेरे से सुन लो, लिखोगे किस तरह? यस गुरुवर, यस, ठीक है, यस सर, सुन लेते हैं हम लोग। बाबू लिखोगे किस तरह, मेन चीज तो ये है ना, लिखना कैसे है। देखिए क्वेश्चन यही आता है बाबू, क्वेश्चन यही आता है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करें। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करें और साथ साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव के पांचों नियमों को लिखें। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ आता है, ठीक है। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निकालिए और साथ साथ उसके पांचों नियमों को लिखे। तो नियम तो आपको पता है, समीकरण देखो, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये इतना ही में लिख देंगे हम लोग। बोलो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे नीचे के फिगर में बाबू, नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, ये है मेटल। बोल दो बोल दो, नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, इस धातु का वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन फाई नॉट है और इस धातु के लिए दहली आवृत्ति न्यू नॉट है। दहली आवृत्ति न्यू नॉट है, तो अगर दहली आवृत्ति का लाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन बस निकल के आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाएगा। तो बोलो क्या लिखोगे? नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया, नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, इस धातु का वर्क फंक्शन फाई नॉट है और इसके लिए दहली आवृत्ति न्यू नॉट है। अगर दहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके बाहर निकल जाएगा। इसलिए लिखोगे एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, इतना लिख लोगे। उसके से यहाँ पे बीच में आप लिखना स्टार्ट करोगे कि हमें पता है कि अगर दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का लाइट पड़े, हमें पता है कि अब धातु के सतह पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति न्यू का लाइट पड़ेगा, तो अधिक आवृत्ति का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा भी और निकल करके गति भी करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो क्या लिखेगा? यदि धातु के सतह पर दहली से ज्यादा आवृत्ति का लाइट पड़े, यदि धातु के सतह पर दहली से ज्यादा आवृत्ति का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा भी और गति भी करेगा, गति भी करेगा। और यहाँ पे अगर ऐसा लिख दीजिएगा तो उसके बाद से लिख दीजिएगा एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। एच न्यू तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, इस फाई नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट लिख दीजिएगा इज इक्वल प्लस के ई मैक्स। ये उधर ले जाइएगा तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, एच इज कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स हो गया। और एच न्यू को लिखेंगे सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, एच सी 1 by lambda minus 1 by lambda not is equal to ke max। सर डर से नींद नहीं खे आवत, कोनो उपाय बा का? बाबू डर से नींद नहीं आ रहा ना, आप पढ़ेंगे ना, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भरपूर नींद भी आएगा, क्योंकि पढ़िएगा ना तो एक संतुष्टि होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हम आज पढ़े तो ये चीज हम कंप्लीट किए, ये चीज हमको आया, हमको अगर एग्जाम में आएगा तो हम लिख सकेंगे। तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बढ़िया नींद चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, टेंशन नहीं चाहते हैं, एग्जाम का प्रेशर नहीं चाहते, तो पढ़िए। अपना जो टाइम शेड्यूल बना लीजिए और उसमें आप पढ़िए। आप एक काम करिए, जरूर 5 घंटा फिजिक्स, 5 घंटा केमिस्ट्री, 5 घंटा मैथ, 15 घंटा पढ़िए। कुछ काम ही नहीं है आप लोग को, कोई काम करना नहीं है, घर पे है सब कोई, तो 5-5 घंटा, 15 घंटा पढ़िए। 1-2 घंटा, 3 घंटा आप लोग 1-2 घंटा आप लोग क्या कीजिए, खाने पीने में निकालिए और उसके बाद से 6 घंटा आप लोग सोइए बढ़िया से, क्या दिक्कत है? अब भी 23 घंटा हो रहा है। सर झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? रात भर पढ़ते हैं? सर झूठ बोल रहा है, रात भर पढ़ते हैं, अच्छे। चलो नेहा यादव बढ़िया है, पढ़ती है रात भर, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बाबू थोड़ा सा बताइए क्या लिखिएगा, किस तरह लिखिएगा, समझ में आया? फिर से बोलो, फिर से हमारे सामने एक बार बोलो। बोलो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बोलो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, क्या लिखोगे? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण
देखोगे नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, इस धातु का कार्यफलन फाई नॉट है। नीचे के फिगर में एक धातु दिखलाया गया है, इस धातु का कार्यफलन फाई नॉट है और इस धातु के लिए दहली आवृत्ति है न्यू नॉट। अगर दहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाएगा। तो डायरेक्ट तुम इस फिगर से लिख सकते हो एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट, एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट। इतना लिखोगे। इसके बाद से बाबू इतना इक्वेशन एक दे देना, इसके नीचे लिखना। अब अगर हम लोग धातु के सतह पर दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति न्यू वाला लाइट डालेंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालने से ज्यादा एनर्जी आएगी और ज्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और गति भी करेगा। तो उसकी ऊर्जा एच न्यू का कुछ हिस्सा निकलने में, कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा। तो एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स करके इसको फाई नॉट की वैल्यू बाबू यहां से रख दोगे और पुटअप करने के बाद आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी निकाल लोगे। दैट्स ऑल योर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म जहां तक आ सकता है। बाबू अब मेन चीज है, इसके आगे हम लोग देखेंगे बाबू फोटोन। फोटोन को फोटॉन कहते हैं और बाबू आपको पता ही है फोटोन के बारे में। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी और भी होती है बाबू। फोटोन की एनर्जी क्या होती है बताओ तो। फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ई इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीसी। फोटोन के एनर्जी का कई सारा फॉर्मूला है और ई इक्वल टू एच कट ओमेगा। बताओ कोई पूछे फोटोन की एनर्जी का सूत्र क्या होता है। फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम सी स्क्वायर पीसी एच कट ओमेगा। ये सब वो फोटोन की एनर्जी है। चलो थोड़ा सा इसी फोटोन में समझ लेते हैं। चलो बाबू कोई पूछे फोटोन किसको कहते हैं, याद रखना फोटोन क्या है। तो प्रकाश, प्रकाश या ऊर्जा का सबसे छोटा कण, प्रकाश या ऊर्जा का सबसे छोटा कण फोटोन कहलाता है। बाबू बल्ब से लाइट निकल रहा है तो बल्ब से लाइट छोटे छोटे कणों के रूप में निकल रहा है। प्रकाश के छोटे कण को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। तो कोई पूछे फोटोन किसको कहते हैं तो सीधे तुम देख ही लो, बढ़िया रहेगा। ये आपको हो गया बाबू बल्ब, बल्ब को कर दे ऑन। ये है बल्ब। कुछ लोगों का मानना होता है बाबू कि बल्ब से जो लाइट निकलता है हाइगन्स ने माना था तरंग के रूप में ना जी। हाइगन्स ने माना था प्रकाश तरंग के रूप में निकलता है। न्यूटन साहब ने माना था प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। बाबू फिर आपको मैक्सवेल ने माना था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, उसमें विद्युतीय तरंग भी होती है और चुंबकीय तरंग भी होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। एक विद्युतीय तरंग बना रहे हैं, एक चुंबकीय तरंग बना रहा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। हाइगन्स ने माना था तरंग के रूप में, न्यूटन ने माना था कण के रूप में, मैक्सवेल ने माना था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है ना जी। प्रकाश किस तरंग के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। और कुछ क्या कहा जाए, प्लांक ने माना था बाबू कि प्रकाश छोटे छोटे कण, लेकिन न्यूटन वाला कण नहीं, प्रकाश छोटे छोटे कण या छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलता है। और प्रकाश जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है, उस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। ये फोटोन प्रकाश तरंग के रूप में नहीं, कण के रूप में नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं बाबू, ये प्रकाश फोटोन के रूप में निकलता है। ये बात सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताया था। किसने बताया था? मैक्स प्लांक।
रॉकी कुमार, यस गुरुवर। फोन आ जा रहा है, कहाँ आ जा रहा है जी फोन? चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दिया जाए। अब आ जा रहा है। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक, प्रीति सोनी, यस। बहुत बढ़िया, पढ़ाई सब करती है सब। कहाँ गए सर जी? दीपू कुमार कुशवाहा। क्या क्या तुम लोग कहते रहते हो यार। चलो एक बार आप लोग के एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। नवफा होगी, नवफा की बात होती होगी। अब जिससे भी जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी, ठीक है। चलिए अच्छा ही है। तो लोग पता नहीं उस सब के पीछे काहे रहते हो। चलो बाबू, कोई पूछे फोटोन क्या है, सीधे सीधे कहना प्रकाश या ऊर्जा। कह देना प्रकाश। वो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश या ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को, प्रकाश या ऊर्जा के सबसे छोटे 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 पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। और याद रखिएगा, वो प्रकाश जो होता है या ऊर्जा जो होती है, प्रकाश या ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में, फोटोन्स के रूप में निकलते हैं। इस बात को मैक्स प्लांक ने 1901 में बताया था। तो फिर से बोलो, फोटोन किसको कहते हैं? प्रकाश या ऊर्जा के, प्रकाश या ऊर्जा के छोटे पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। प्रकाश या ऊर्जा के छोटे कण को, पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। बाबू ये फोटोन है, फोटोन में अगर प्रति सेकंड कम वाइब्रेशन होंगे, फोटोन, फोटोन एक्चुअली एक पार्टिकल होता है। फोटोन एक सिंपल वेव नहीं है, ये वेव का पैकेट है। फोटोन वेव पैकेट होता है। तो फोटोन के अंदर पर सेकंड कम वाइब्रेशन होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज्यादा वाइब्रेशन होगा ना इसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, जान लो। बाबू कहता है किसी भी फोटोन की एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी ई जो होती है उसके फ्रीक्वेंसी न्यू के सीधे समानुपाती होती है। किसी भी फोटोन की एनर्जी ई उसके फ्रीक्वेंसी न्यू के सीधे समानुपाती होती है। ई समानुपाती न्यू, ई समानुपाती न्यू है तो समानुपाती हटा दे, बराबर दे दे, कांस्टेंट आ जाएगा एच इंटू न्यू। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू, जहां एच एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक कहते हैं। वो प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू कई बार पूछी गई है। एच बराबर होता है 6.625 गुणे 6.625 भी कहते हैं, 6.626 भी कहते हैं। 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये हो गया एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। बाबू फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच नहीं होता है। यहां से देखो तो ई, तो ई इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू एच और न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, इज इक्वल टू एच और न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी हो गई, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। बाबू ये फोटोन है, फोटोन अगर चलेगा चलेगा तो इसमें मास होगा, मास होगा तो फोटोन की एनर्जी ई बराबर मास है तो एनर्जी हो जाएगी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, एम तो एम, एम तो एम और सी स्क्वायर को लिखो सी इंटू सी। लेकिन एम है फोटोन का मास, सी है वेग, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग पी, पी इंटू सी। तो फोटोन की एनर्जी ई बराबर पी सी भी हो गया। और फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा एम सी स्क्वायर पी सी। उसी तरह फोटोन की एनर्जी ये भी होती है और ये भी होती है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो फोटोन क्या है? बाबू बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलता है। प्रकाश के छोटे पैकेट को, बंडल को ही फोटोन कहते हैं। बोलो प्रकाश या ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को, प्रकाश या ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। प्रकाश फोटोन के रूप में ही चलता है। किसी भी फोटोन की एनर्जी ई उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के सीधे समानुपाती होता है। ई समानुपाती न्यू तो ई बराबर एच न्यू, जहां एच कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है। बहुत अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी हो गई ना जी। अच्छा बाबू यहीं पे लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। बाबू नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत
इसको कहते हैं बाबू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बाबू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश या ऊर्जा कंटिन्यूअस नहीं होती। प्रकाश या ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। प्रकाश या एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, एकदम नदी के जैसा नहीं बहती है, नदी में पानी के जैसा नहीं बहती है, कंटिन्यूअसली नहीं बहती है। प्रकाश या ऊर्जा जब चलती है तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और प्रकाश या ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को ही फोटोन कहते हैं। और याद रखना, किसी भी फोटोन की एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी ई उसके फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। ई समानुपाती न्यू, तो ई बराबर एच न्यू। और बाबू ये भी कहता है फोटोन, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के किसी वस्तु से एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, एन फोटोन्स निकल सकता है। तो इसीलिए ई इक्वल टू एन एच न्यू फॉर्मूला लगता है। एन यहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक है। यही है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो चलो कोई पूछ दे बाबू कि प्लांक का क्वांटम, सुदीप सर फेयरवेल क्यों नहीं किए? बाबू फेयरवेल देखे थे ना, कहीं दूसरी जगह आप लोग क्या कर दिए थे, सब पंखा वहां का तहस नहस कर दिए थे। आप लोगों से कौन नहीं डरेगा? हम भी डर गए हैं भाई आप लोगों से, इसीलिए हम कहेंगे आप लोग रहने दीजिए। चलिए बाबू फिर से समझ लो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पूछ रहा है तुम ही से हम कह रहे हैं, ध्यान दो। बोलो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बाबू तुम जानते हो कि नदी में जो पानी बहता है वो पानी कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता है कि नदी में पानी बह रहा है तो एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट करके ऐसे नहीं बहता है। ठीक है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में प्लास्टिक के पैकेट में भर करके पानी नदी में नहीं बहता है। नदी में पानी बहता है तो वो पानी एकदम कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। लेकिन ऊर्जा के साथ या प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु से प्रकाश या ऊर्जा निकलती है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही निकलती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु से प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही होता है, और प्रकाश के छोटे पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। कोई भी वस्तु एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है, लेकिन 2.5 फोटोन, 5.5 फोटोन इतना उत्सर्जित अवशोषित नहीं कर सकती है। यानी E इक्वल टू NH न्यू। ये हो गया बाबू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद हम लोग देख लेंगे मैटर वेव। बाबू द्रव्य तरंग, मैटर वेव, द्रव्य तरंग, मैटर वेव, इसको डिब्रोगली तरंग भी कहते हैं, या डिब्रोगली तरंग। बाबू द्रव्य तरंग, मैटर वेव या डिब्रोगली तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य तरंग किसको कहते हैं बाबू जानते हो? कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन या कोई भी छोटा कण चलेगा, कोई भी कण चलेगा तो चलता हुआ कण, कण तो है ही, लेकिन जब चलेगा ना तो ये तरंग भी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? तरंग भी बन जाएगा। ये मानो ऐसा व्यवहार करेगा कि ये एक तरह का तरंग है, ये एक तरह का चलता हुआ कण बाबू तरंग बन जाता है, ये तरंग बन जाता है। और चलते हुए कण के साथ जो तरंग जुड़ी होती है उसी को कहते हैं मैटर वेव। कोई पूछ दे बाबू कि द्रव्य तरंग, मैटर वेव, डिब्रोगली वेव किसको कहते हैं? सुन लो, ये रदरफोर्ड ने कहा दिया था भाई? द्रव्य तरंग को रदरफोर्ड ने थोड़ा दिया था, डिब्रोगली ने बताया था। बाबू डिब्रोगली ने 1924 में कहा था, डिब्रोगली साहब ने 1924 में कहा था कि कोई भी छोटा कण गतिशील होगा, कोई भी कण चलेगा, कोई भी चलता हुआ कण, कण तो है ही है लेकिन चलता हुआ कण, कण के अलावा वो तरंग भी है, और उससे जो तरंग जुड़ी होगी उसी को डिब्रोगली तरंग कहेंगे। परिभाषा किस तरह लिखोगे? कोई प्रत्येक गतिशील कण एक तरंग जैसा व्यवहार करता है, और गतिशील कण के साथ जुड़ी तरंग को ही मैटर वेव कहते हैं। बाबू ये भी जान लो कि अगर अगर इस अगर ये कण अगर चलेगा, ये कण चलेगा तो इसका जो मैटर वेव है, इस मैटर वेव का जो तरंग दैर्घ्य होता है, किसी भी मैटर वेव का जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, वो तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितना होता है? लैम्डा बराबर h बाई m इंटू भी। m है इसका मास और v है इसकी वेलोसिटी।
और कोई कण चलेगा तो इसके मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा, इसका तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा बराबर एच बाई एम इंटू भी, लैम्डा बराबर एच बाई एम भी, याद रखिएगा। बहुत अच्छा। और एक बात यहीं पे हम बता दें बाबू, ये प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्यों, प्लस प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा, माइनस प्लेट का पोटेंशियल लो होगा। मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, भी। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है और कोई इलेक्ट्रॉन इस माइनस वाले प्लेट से निकले, माइनस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, कोई इलेक्ट्रॉन माइनस वाले प्लेट से निकले तो इलेक्ट्रॉन को, इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्या करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, और ये सभी माइनस इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्लस प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मान लो यहाँ पे इसका वेग 0 था, धीरे धीरे वेग बढ़ते 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 यहाँ पे बढ़ते मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आया और बहुत तेजी से टकराया, तो ये मान लो यहाँ पे स्मॉल भी वेग से टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर भी विभवांतर से त्वरित होता है, त्वरित होकर के यहाँ पे जब पहुंचता है, भी विभवांतर से इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तरंग, ये तरंग बन जाएगा। तो इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है रूट अंडर 150 बाई भी एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी वोल्टेज से त्वरित हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी वोल्टेज से विरामावस्था से त्वरित हो, तो ये जब यहाँ पे वेग प्राप्त कर लेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य या इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य रूट अंडर 150 बाई भी एंगस्ट्रॉम होता है। याद रहेगा। तो बाबू, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से त्वरित हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से त्वरित होता है और भी विभवांतर तक जाता है, तो भी विभवांतर तक चलने के बाद से वो चलना स्टार्ट करता है, तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, रूट अंडर 150 बाई भी एंगस्ट्रॉम। भैंस चुप रहो, आप लोगों में भैंस कौन है? रहने दीजिए सर। चलिए, मैटर वेव हो गया बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, हमको कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग हमारे को कभी अच्छे नजर से ही देखते हैं, कभी भी हमारे को स्नेह ही करते हैं, ठीक है। आप लोग हमको थोड़ी बोलेंगे कभी। क्या क्या लिख रहे हो यार? सुदीप कुमार, तौसीफ अंसारी, अच्छे। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग बाबू, अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बाबू बताओ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तुमको तो पता है कि सन 1911 में, बाबू सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया था। अच्छा, परमाणु बहुत छोटा होता है, परमाणु कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में वो रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु का मॉडल दिया। बाबू, रदरफोर्ड साहब ने 1911 में परमाणु का एक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड साहब ने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। बाबू, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर आधारित था, स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर आधारित था। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का 4 मान्यता है। पहली मान्यता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला मान्यता है कि कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, पहली मान्यता किसी परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान 99.999% समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में ही छोटे जगह में निहित होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये पहली मान्यता है। और दूसरी मान्यता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर या नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं, अर्थात परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर होता है। तीसरी मान्यता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर लगातार चलता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय पथ पर चलता है और वृत्त पर चलने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये अभिकेंद्र बल प्लस वाले नाभिक द्वारा माइनस वाले इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिल जाता है। तो तीसरे मान्यता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चलता है, और वृत्त पर चलने के लिए कौन सा बल चाहिए? वृत्त पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, और अभिकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिल जाता है। और चौथी मान्यता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी मात्रा में प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। यही है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी ये है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या में घूमेगा। अगर किसी भी त्रिज्या में घूमेगा तो परमाणु से जो स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए, जो एनर्जी निकलना चाहिए, तो उसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम सही पूछो तो परमाणु स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें खास तरंग दैर्ध्य की रेखाएं दिखाई देती है। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कमी है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अगर वृत्त में चलेगा तो वो एक त्वरण युक्त गति कर रहा है। त्वरण युक्त गति करता हुआ आवेश एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो तुरंत उसकी एनर्जी घट करके खत्म होनी चाहिए, और नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तुरंत ही नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही 2 कमियां थी। ठीक है सर, अब रहे थे। ठीक है, रहने ही देते हैं। बस ये वाला बोल दीजिए, फिर से बोलिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सब कोई बोले। सन 1911 में स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर सोने के पत्थर के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसकी 4 मान्यता है बाबू। पहली मान्यता क्या है? पहली मान्यता है कि किसी परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में छोटे से जगह में निहित होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। इसका साइज 10⁻15 मीटर होता है। दूसरी मान्यता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं, अर्थात परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर होता है। तीसरी मान्यता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्त में चलता है, वृत्त पर चलने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो अभिकेंद्र बल धनावेशित नाभिक द्वारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिल जाता है। और चौथी मान्यता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि उसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो मजबूरी है, तेज नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा कुछ नहीं है, आपको पढ़ के आना होगा। कल आपको पढ़ करके आना होगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद बोर का परमाणु मॉडल आप लोग को पढ़ के आना होगा। ठीक है। और इसकी कमियां क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या में घूम सकता है। तो उसकी एनर्जी भी कुछ भी हो सकती है। तो उससे निकलने वाला स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में हम जानते हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हमको खास तरंग दैर्ध्य की रेखाएं दिखाई देती है। ये पहली कमी है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को समझा पाता है, उसके लाइन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाता है। दूसरी कमी है कि वो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अगर वृत्त में चलेगा तो वो त्वरण वाली गति कर रहा है। त्वरण वाली गति करता हुआ आवेश क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार
अगर आवेश त्वरण वाली गति करेगा तो उससे एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो वो तुरंत नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन नाभिक में गिरता इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर गिर जाता तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये दो कमियां हैं।